दिमागी नक्सल नरेंद्र मोदी के ये दो शब्द दिमागी नक्सलियों के दिमाग में घुस गए हैं। ये दो शब्द एंटीवायरस का काम करने लगे हैं। दिमागी नक्सल छटपटाने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की कोई पहचान नहीं बताई थी। दिमागी नक्सल खुद से अपनी पहचान बताने लगे हैं। उनको कवर फायर देने के लिए विपक्ष के बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं। यानी टक्कर अब सीधी है। मुकाबला एकदम आमने सामने का हो गया है। दिमागी नक्सल पर आज दिन भर संग्राम हुआ। ये सियासी लड़ाई यहां रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई 2029 के चुनाव तक जाएगी। दिमागी नक्सल क्या अर्बन नक्सल का ही नया नाम है? क्या खान मार्केट गैंग असल में दिमागी नक्सलियों का गैंग है? क्या गाली गैंग, पाकिस्तान प्रेमी गैंग, आंदोलन जीवी गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग भी दिमागी नक्सलियों का ही दूसरा नाम है? 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगे की छांव में नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल का नाम लिया। मोदी ने दिमागी नक्सल से देश को सावधान किया। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। कौन है दिमागी नक्सल? नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल किसे कहा? मोदी ने दिमागी नक्सल की कोई पहचान नहीं बताई, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों से लगता है कि उन्होंने देश के लिए कोई बड़ा खतरा देखा है। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दुश्मन की नस नस पहचानते हैं। क्या मोदी ने अपने चैलेंज को खत्म करने के लिए दिमागी नक्सल वाला दांव खेला है? दिमागी नक्सल ये शब्द 15 अगस्त 2026 को लाल किले से बोला गया। अर्बन नक्सल, मोदी ने यह शब्द पहली बार सितंबर 2022 में गुजरात के भरूच में बोला था। तब उन्होंने सरदार सरोवर बांध में अड़ंगा लगाने वालों का जिक्र करते हुए अर्बन नक्सल बोला था। खान मार्केट गैंग दिल्ली के पॉश खान मार्केट और वहां की कैफे संस्कृति से अटैच है। इसका इस्तेमाल अंग्रेजी भाषी लिबरल एलीट क्लास के लिए होता है। गाली गैंग नाम से स्पष्ट है, इस गैंग में प्रधानमंत्री मोदी को गाली बकने वाले लोग शामिल हैं। पाकिस्तानी प्रेमी गैंग भी नाम से स्पष्ट है। आंदोलन जीवी ये शब्द पहली बार फरवरी 2021 में बोला गया था। तब संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोफेशनल तरीके से आंदोलन में शामिल होने वालों को आंदोलन जीवी कहा था। और टुकड़े टुकड़े गैंग के तार जेएनयू में हुई उस घटना से जुड़े हैं जब वहां देश विरोधी और पाकिस्तानी परस्त नारे लगाए गए थे। सवाल अपनी जगह बरकरार है। दिमागी नक्सल कौन है? उससे देश को क्या खतरा है? सबसे पहले नरेंद्र मोदी की पूरी बात सुन लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री की बात से ये स्पष्ट है, दिमागी नक्सल के टारगेट पर देश की युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी यानी यूथ, यानी जेनजी। क्या नरेंद्र मोदी ने कॉकरोच जनता पार्टी को दिमागी नक्सल कहा? कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिससे सरकार की किरकिरी हुई और शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। क्या नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को दिमागी नक्सल कहा? राहुल गांधी ने पीएम हाउस के पास जाकर धरना दिया। राहुल ने छात्रों के बीच जा जाकर छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम किया। संसद को ठप करके राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पोस्टरबाजी की। क्या नरेंद्र मोदी ने जेनजी को भड़काने वालों को दिमागी नक्सल कहा? प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन दिमागी नक्सल का इकोसिस्टम बौखला गया। देश के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस की मनमोहन सरकार के अहम काबीना मंत्री पी चिदम्बरम खुद से ही कह रहे हैं कि आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। इसे हिंदी में बताएं तो चिदम्बरम कह रहे हैं, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम के इस एक्स पोस्ट की टाइमिंग पर गौर कीजिए, सुबह 7:09। यानी चिदम्बरम 15 अगस्त को मोदी का भाषण सुनकर सोए और 16 अगस्त की सुबह उठते उठते चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सल घोषित कर दिया। यही चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तब नक्सलियों को मिलने वाले इंटेलेक्चुअल सपोर्ट से परेशान रहा करते थे। नेता वही है, अब बयान बदल गया है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी इसी लाइन पर वीडियो बना रहे हैं। दिमागी नक्सल की पहचान बताई मोदी के मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा था। रिजिजू ने दिमागी नक्सल की 3 पहचान बताई। पहला, जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते। दूसरा, जो अलगाववादियों का साथ देते हैं और आर्टिकल 370 का समर्थन करते हैं। तीसरा, जो नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटने की साजिश रचते हैं। किरण रिजिजू ने दिमागी नक्सल की पहचान बताने के लिए वीडियो भी दिखाया। यह वीडियो शर्जील इमाम का है। वीडियो करीब 6 साल पुराना है। इस वीडियो के साथ रिजिजू लिखते हैं, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं वो दिमागी नक्सल है। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं। दिमागी नक्सल के बारे में अब तक 5 बातें क्लियर हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो यूथ यानी जेनजी को भड़का रहे हैं। दिमागी नक्सल वो हैं जो अराजकता फैला रहा है। दिमागी नक्सल वो है जो माओवादी नक्सलवाद का समर्थक है। दिमागी नक्सल वो है जो अलगाववाद का समर्थक है। दिमागी नक्सल वो है जो देश विरोधियों का मददगार है। दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है? वो लोग जो दिल्ली, मुंबई, पटना, कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। 4 साल पहले अर्बन नक्सल के बारे में भी करीब ऐसी ही बातें की गई थी। जब दिल्ली में शाहीन बाग हुआ था, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जब किसान आंदोलन के पीछे मोदी को गालियां दी गई थी, तब भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। कांग्रेस के जयराम रमेश कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए पहले अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल करते थे। उन्हीं लोगों को मोदी अब दिमागी नक्सल कह रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। अर्बन नक्सल दिमागी नक्सल का एक चेहरा है। प्रधानमंत्री ने इसको एक अच्छा नाम दिया था, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल इज अ पार्ट ऑफ दिमागी नक्सल।
बीजेपी कहती है कि कांग्रेस पहले देश का सम्मान करना सीख ले, फिर प्रधानमंत्री से कोई सवाल जवाब करे। पर ये मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा। जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे। क्या सारा मसला पॉलिटिकल है? क्या मोदी ने अपने सामने मौजूद पॉलिटिकल चैलेंज को शूट करने के लिए दिमागी नक्सल नाम का दुश्मन खड़ा किया? मोदी के सामने चैलेंज क्या है? 2024 के बाद देश में जितने भी चुनाव हुए उनमें मोदी की पार्टी को बम्पर जीत मिली। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, बिहार और हाल ही में पश्चिम बंगाल। मोदी ने अपनी पार्टी को वहां तक पहुंचा दिया जहां बीजेपी मोदी से पहले कभी गई ही नहीं थी। लेकिन मोदी के सामने भी एक चैलेंज खड़ा हो गया। खास तौर पर जंतर मंतर के बाद यह चैलेंज बड़ा होता दिख रहा है। 2029 के चुनाव के लिहाज से यूथ वोट इंपॉर्टेंट है। जिस चुनाव में हर चौथा वोटर जेनजी का होगा, उस चुनाव में मोदी रिस्क नहीं ले सकते। युवाओं को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता है। कोई भी उनको भड़का दे, बहका दे और उनके वोट मोदी विरोध में गिरवा दे। जैसे 24 के चुनाव में दलितों और आदिवासियों के बीच संविधान और आरक्षण खत्म होने की अफवाह फैलाकर उन्हें भड़का दिया गया, वैसा 29 में जेनजी के साथ न हो जाए, ये प्रधानमंत्री की चिंता है। कमाल है प्रधानमंत्री जी का। जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है, जो अनपढ़ा है, अनज्ञानी है, जो अंधभक्त है वो देशभक्त है। यह इनकी परिभाषा है। अन्यथा शिक्षा के ऊपर तो इनको माफी मांगनी पड़ गई है। लीक कराते हैं शिक्षा, क्यों? क्योंकि सबको चाहते हैं अनपढ़ रहे हैं। जो पढ़ लिखेगा तो इनके दिमाग से वह अर्बनी नक्सल बढ़ जाएगा, दिमागी नक्सल हो जाएगा। ये तो चाहते हैं ना ऐसे लोग रहें। पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो समझेंगे नहीं। जिसका कोई इतिहास नहीं हो, वर्तमान में शून्य हो, वही तो आगे 20 साल 25 साल की बातें करता है। अन्यथा उसके पास कुछ इतिहास होता तो बताता, वर्तमान में कुछ होता तो बताता। 6 लाख स्कूल हैं सरकारी, जिसमें से 1.5 लाख स्कूल सरकारी प्राइमरी बंद हो चुके हैं। विरोधी तो बोलेंगे, जी भर के बोलेंगे। जो लोग पिछले 12 साल से सत्ता से बाहर हैं, उनको अब किसी भी कीमत पर कुर्सी चाहिए, किसी भी कीमत पर देश के खजाने की चाबी चाहिए। राजनीति की मर्यादा तार तार हो, मित्र देशों से राजनयिक रिश्ते खराब हो तो हो, राहुल गांधी अब कोई लिहाज नहीं रखेंगे। नरेंद्र मोदी के पास अब जवाब देने का मौका है। मोदी ने लाल किले से इशारा किया और जवाब आना शुरू हो गया। बीजेपी ने आज देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जगह जगह सोनिया और राहुल गांधी के पुतले फूंके गए। ऐसे प्रोटेस्ट में बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया। उनके रग रग में भारत को अपमानित करना, जिस वंदे मातरम को गा करके लोगों ने राज सत्ता पाया, अंग्रेजों को भगाया, वो स्वाधीनता का मंत्र, भारत की स्वाधीनता का मंत्र, उसको अपमानित करने का काम किया है। देश कभी माफ नहीं करेगा। मामला वंदे मातरम के अपमान का है। कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त वाले प्रोग्राम में राष्ट्रगीत का अपमान हुआ। वंदे मातरम को बीच में रोकने का प्रयास किया गया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से वंदे मातरम को रोकने का इशारा हुआ। राहुल गांधी इशारों में कार्यकर्ताओं से सवाल जवाब करते दिखे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे परेशान हो गए। ये सब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। ये सब पूरा देश देख चुका है।
वो तो गनीमत रही कि वंदे मातरम को रोका नहीं गया, नहीं तो बात एफआईआर तक पहुंच जाती। करीब 22 दिन चुप रहने के बाद अमित शाह आज फुल फॉर्म में लौट आए। वंदे मातरम के अपमान पर अमित शाह ने सोनिया गांधी को घेरा, कांग्रेस को निर्लज्ज कहा, राष्ट्रगीत का अपमान करने के लिए माफी मांगने को कहा। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी। संसद का मानसून सत्र जब तक चलता रहा तब तक राहुल गांधी ने संसद को हाईजैक करके रखा, मगर अब गेम ओपन हो गया है। अब राहुल के हाथ में कुछ नहीं है और मोदी की पार्टी खुलकर खेल रही है। दिमागी नक्सल का टैग और वंदे मातरम का अपमान, ये दोनों जिस एक पॉइंट पर मिलते हैं उसी पॉइंट से बीजेपी के राष्ट्रवाद वाला चैप्टर शुरू होता है। राष्ट्रवाद का चैप्टर वो चैप्टर है जो इलेक्शन के एग्जाम में बीजेपी को सबसे ज्यादा नंबर देता है। 4 तरह का वोट बैंक मिलता है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाता है। पहला हिंदुत्व वाला वोट बैंक, ये बीजेपी का कोर वोट बैंक है जो बीजेपी की लोकसभा की 90 से 100 सीटें दिलाता है। दूसरा राष्ट्रवाद वाला वोट बैंक, मस्कुलर राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने वाला वोटर बीजेपी को 150 से 160 तक पहुंचाता है। तीसरा विकसित भारत वाला एस्पिरेशनल वोट बैंक मोदी को 200 के पार ले जाता है। और चौथा लाभार्थी वोट बैंक जो मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाता है। मोदी और शाह ने पिछले 12 साल में क्या किया, इसे एक वीडियो से समझिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ का ये बोटेर गांव है। आजादी के 80 साल बाद यहाँ पहली बार तिरंगा फहराया गया। इस नक्सल प्रभावित गांव में तिरंगा फहराना मना था। मोदी सरकार ने यहाँ नक्सलियों को खत्म कर दिया और इस बार 15 अगस्त पर पहली बार यहाँ तिरंगा लहराया गया। दिमागी नक्सल को इसलिए मोदी से चिढ़ है। ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई 29 तक जाएगी। मोदी दिमागी नक्सल के दिमाग को कंट्रोल करने में लगे हैं। ये काम होगा तो 29 का रास्ता आसान हो जाएगा। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत कितनी खराब है, पाकिस्तान में हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, इसका सबूत खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दे दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के मुताबिक पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको पाकिस्तान बस किसी तरह बर्दाश्त कर रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं को पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कोई हक नहीं मिला है। अब तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर नई पाबंदी भी लग गई है। हिंदुओं के अंतिम संस्कार का हक भी उनसे छीन लिया गया है। पाकिस्तान में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति हिंदुओं से नफरत करता है। We are Muslims. They are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 3-4% Hindu population in Pakistan. पाकिस्तान में हिंदुओं को स्वतंत्रता दिवस मनाना मना है। पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी में मुस्लिम पाबंदी लगाता है। पाकिस्तान के स्कूलों में हिंदू धर्म का अपमान सिखाते हैं। पाकिस्तान में रमजान में हिंदुओं की पिटाई होती है।
पाकिस्तान में हिंदू अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकते। दुनिया में हिंदुओं के लिए कहीं पर जहन्नुम है तो वो पाकिस्तान में है। सोचिए, पाकिस्तान के आजादी के दिन पाकिस्तान का राष्ट्रपति कहता है वो मुसलमान भी मुल्क इस्लामिक है, फिर भी पाकिस्तान हिंदुओं को बर्दाश्त करता है। जिस मुल्क का राष्ट्रपति हिंदुओं के लिए ये सोचता हो, उस पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए जीना कितना मुश्किल है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर खास पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान में हिंदू कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। पाकिस्तान में हिंदू कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पाकिस्तान में हिंदू कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। पाकिस्तान में हिंदू कभी आर्मी चीफ नहीं बन सकता। पाकिस्तान में हिंदू किसी बड़े पद पर नहीं बैठ सकता है। पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है, हिंदू बनकर जीना गुनाह है और हिंदू बनकर मरना सबसे बड़ा गुनाह है। पाकिस्तान में हिंदू अग्नि से अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। पाकिस्तानी पंजाब में तो हिंदुओं को दफनाने का सरकारी आदेश तक आ चुका है। वहां पर भी गंदा पानी छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान में सिंध में हिंदू रहते हैं। वहां पर अगर कोई हिंदू परिवार अग्नि से अंतिम संस्कार करने की सोचता है तो उसको चिता पर रखवाली करने के लिए चौकीदार रखना पड़ता है। जिस इलाके को आज पाकिस्तान कहा जाता है, पहले ये एरिया हिंदुओं का घर हुआ करता था। 1941 तक इस इलाके में हिंदुओं की आबादी बढ़ रही थी, लेकिन 1947 के बाद हिंदुओं की आबादी तेजी से घटी है। अब पाकिस्तान में सिर्फ 2% हिंदू बचे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहते हैं पाकिस्तान में हिंदू जैसा चाहे वैसा रह सकता है, लेकिन जिस इस्लामाबाद में खड़े होकर जरदारी ये ज्ञान दे रहे थे, वहां का सच वो खुद नहीं बताएंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद में एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। एक बार इस्लामाबाद में मंदिर निर्माण की बात कही गई थी, लेकिन फिर पाकिस्तान में विरोध के बाद फैसला बदलना पड़ा। पाकिस्तान में स्कूलों में हिंदुओं से नफरत सिखाई जाती है, हिंदू धर्म का अपमान सिखाया जाता है और हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को पाकिस्तान में सम्मान दिया जाता है। पाकिस्तान में जो मौलाना हिंदू को मुसलमान बनाता है तो उसको पैसे मिलते हैं, और अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ना चाहे तो उसके लिए सजाए मौत है। इस्लामिक पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान बराबर नहीं है। हिंदू को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया है। जब घर की बेटियों पर हमला हो और पुलिस कोई मदद न करे तो सामने एक ही रास्ता बचता है, सब कुछ छोड़ दो। इसीलिए पाकिस्तान को छोड़कर हिंदू जा रहे हैं। तो भाई, हमारे यहाँ से रात ना हमारे गांव में से एक फैमिली हमेशा के लिए भारत रवाना हो गई है। तो उन्होंने बोला था कि वीडियो नहीं बनाना हमारा, क्योंकि वीडियो अच्छा नहीं है। तो आज उनका घर दिखाएंगे, जो मतलब वो घर छोड़ के चले गए और वो भगत थे, पूरी अपनी फैमिली को लेके हमेशा के लिए चले गए। तो वो क्यों गए, क्या था, उनको क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो हम सरपंच साहब से बात करेंगे कि भाई वो भारत क्यों चले गए, गांव में उनको क्या तकलीफ थी। दोस्तों, 40 से 45 फैमिली चली गई, 400 से 500 लोग 3 बसें भर के गई है इंडिया के लिए ना। तो ऐसी बातें जब हम सुनते हैं बहुत दुख होता है कि हमारे सिंध में से ना अभी आस्ते आस्ते हिंदू खाली हो रहे हैं। बहुत सारे हिंदू जो है अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कोई इंडिया जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो भारत जा रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं को ऐसे छोड़ देना सबसे गलत फैसला था। आधा अगस्त बीत गया, लेकिन आसमान से मानसूनी आफत बरसने का सिलसिला जारी है। अभी भी अगस्त में 15 दिन बाकी हैं। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिन भारी से बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कैसे मानसून में आफत बरस रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। सैंतालीस दिन बाद भी मानसूनी तबाही जारी है। आसमान से बारिश की जगह तबाही बरस रही है। ये तस्वीरें लाइव लैंडस्लाइड की है। देखिए, जब पहाड़ से मलबा आता है तो पूरा का पूरा जंगल ही मानसून में नीचे गिरने लगता है। बड़े बड़े पेड़ को लेकर देखिए कैसे पूरा का पूरा पहाड़ी हिस्सा नीचे ढहता जा रहा है।
एक एक करके पेड़ मलबे में तबाह हो गए। चंद मिनट में ही देखिए पहाड़ी हिस्से में जहां कभी पेड़ थे अब वहां केवल लाल मिट्टी दिख रही है। सिक्किम के ग्यालसिंग जिले में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण 120 से अधिक लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन राहत और बचाव के अभियान में जुटा हुआ है। रिम्बी में करीब 30 और सिंगलीचाम में 8 घर भूस्खलन क्षेत्र से प्रभावित हुए हैं। पहला ट्रक, दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, भारी बारिश की वजह से केंद्रापाड़ा के पास सड़क धराशायी हो गई, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि 4 ट्रक सड़क के किनारे ही पलट गए। पारादीप चंडीखोल के बीच मार्शा घाई के नीलचल बाजार के पास हाईवे का हाल ही में एक हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क धंसने के बाद वहां से गुजर रहे ट्रक पलट गए और सड़क किनारे की जमीन की ओर जा गिरे। भारी बारिश के बाद बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रापाड़ा में करीब 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने 95,206 लोगों को 226 राहत शिविरों में पहुंचाया है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से पानी तेजी से नीचे आ रहा है। नाला फुल फ्लो में बह रहा है और इसी प्रचंड बहाव के बीच लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। देखिए, महिला का हाथ पकड़कर उसे दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महिला तभी तेज बहाव की चपेट में आ गई। महिला पानी में बहने लगी। अगर इस इंसान का हाथ छूट जाता तो महिला पानी में बह गई होती, अनहोनी हो गई होती, लेकिन किसी तरह महिला को बचा लिया गया। तस्वीरें पिथौरागढ़ के थल मुंसियानी रोड के ला झेकला के पास की हैं। पहाड़ से पानी काफी तेजी से आ रहा है और इसी बहाव में एक इंसान फंस गया। इसीलिए लोगों ने लकड़ी की बल्ली लगाकर तेज बहाव के बीच इस शख्स को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाया। अरुणाचल प्रदेश में भी मानसून की तगड़ी मार पड़ी है। भारी बारिश की वजह से देखिए इस सड़क का क्या हाल हुआ है। ऊपरी सुबनसिरी जिले की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। इस भूस्खलन में करीब 4 लोगों के मौत की खबर बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में एक सेना शिविर में अचानक आई बाढ़ से 2 आश्रय स्थल बह गए, जिसमें 5 सैन्यकर्मी लापता हो गए। कुमाऊं के चंपावत में भी हालात काफी खराब है। देखिए कैसे पानी के तेज बहाव के बीच स्कूली शिक्षक और स्कूल के छात्र जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के भरमौर की हैं, जहां बाढ़ के पानी के बीच इस दूल्हे को ये शख्स अपनी पीठ पर लादकर रास्ता पार करवा रहा है। सामने की तरफ गाड़ी की हेडलाइट्स जलाई गई हैं, जिससे पानी और रास्ता दोनों साफ देखा जा सके। इसके बाद देखिए पानी के बहाव के बीच दूल्हे को पीठ पर लादकर इस पार से उस पार पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। 30 के आसपास लोग मिसिंग हैं। सैलाब के 47 दिन में अब तक 183 लोगों की मौत हो चुकी है। 291 लोग घायल हो चुके हैं। 31 लोग लापता हैं और अब तक 973 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। किनारों पर ही स्नान करें। गहरे पानी में गाजी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसमें सड़क जाएंगे, गहरे पानी में चले जाएंगे। आप लोग किनारों पर ही स्नान करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। और जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, चौतरे बने हुए हैं। आप लोग चौतरे के नीचे जाएंगे तो 20 फीट एकाएक गहरे पानी में चले जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किनारे पर ही स्नान करके निकलते रहें। मैदानी इलाकों में भी गंगा, यमुना जैसी नदियां उफान पर हैं। खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं।
काशी में गंगा का जलस्तर काफी चढ़ गया है। नहाने वाले घाट डूब गए हैं, जिसकी वजह से नावों की सेवाएं गंगा जी में आगामी आदेश तक निलंबित कर दी गई हैं। घाटों के किनारे नावों की लाइनें लगी हुई हैं। लगातार जल पुलिस के जरिए गश्त की जा रही है, हालात पर नजर रखी जा रही है और अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, जिससे हर किसी को गहरे और चढ़े हुए पानी से सावधान किया जा सके। बाढ़ से भीषण हालात संगम नगरी प्रयागराज में भी हैं। गंगा यमुना के बढ़े पानी से घाट सब डूब गए हैं, जिससे स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई। जल भराव की वजह से लोगों की बाइकें पानी में बंद हो गई, जिसको किसी तरह खींचकर लोग जाते दिखे। जल भराव वाले इलाकों में गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूबे नजर आए। यूपी से सटे हरियाणा में भी बारिश जब बरसती है तो परेशानी बढ़ा देती है। हरियाणा के अंबाला में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क पर सैलाब उमड़ आया। पानी भरने के चलते आवाजाही में दिक्कतें हुई। अगर पिछले 24 घंटे की आंकड़ों पर नजर डालें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश भिवानी में 46.5 मिलीमीटर, करनाल में 27.5 मिलीमीटर, अंबाला में 26.7 मिलीमीटर और कैथर में 21.0 मिलीमीटर दर्ज की गई है। ये झारखंड के बोकारो की तस्वीरें हैं। यहां लगातार बारिश के चलते डैम के सभी गेट खोल दिए गए। तेनुघाट डैम में भारी बारिश के चलते पानी ओवरफ्लो होने लगा, जिसके चलते सभी गेट खोल दिए गए। ऐसे में अब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मैदानी इलाकों के बाद अब आपको पहाड़ों की तस्वीरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में फ्लैश फ्लड जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। भद्रवाह इलाके में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। पूरा इलाका दरिया में तब्दील हो गया। रास्ते में कई गाड़ियां फंस गई। सड़क पर सैलाब के चलते हड़कंप मच गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। उधर पहलगाम में एक बार फिर अबूरा नाला के पास भीषण सैलाब आ गया। फ्लैश फ्लड के बाद पानी की तेज धार की वजह से सड़क बह गई। ये वही सड़क है जो कुछ दिन पहले बादल फटने के बाद बही थी। सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन फ्लैश फ्लड की वजह से सड़क का हिस्सा बह गया। उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने का अलर्ट है। 5 से 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में अब तक सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर में दर्ज की गई है। इस साल यहां 1300 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सालाना औसत से 141% ज्यादा है। असम में थोड़ी राहत की खबर है। असम में बाढ़ के प्रकोप में कमी दर्ज की गई है। असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 62,000 हो गई है और बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 5 हो गई है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 104 है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में किसी के भी मौत की सूचना नहीं है। असम में विस्थापित हुए लोगों के लिए प्रभावित इलाकों में राहत कैंप अभी भी लगाए जा रहे हैं और सामग्री बांटने के सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में हालत कंट्रोल में आ जाएंगे। भारत में पहाड़ दरक रहे हैं। मैदानी इलाकों में नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। पानी के तेज बहाव में पुल के पुल बहे जा रहे हैं। तेज बहाव के बीच किसी तरह लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। घाट के घाट चढ़ते पानी में डूब चुके हैं। महीना सावन का चल रहा है, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसूनी तबाही बरस रही है। धरती की धरती हिल रही है। लोग अफरा तफरी में हैं। जान बचाने के लिए सड़क पर इधर उधर भाग रहे हैं। इमारत का छज्जा गिर रहा है। इमारत की इमारत हिल रही है। इंडोनेशिया में भूकंप आया है, वो भी 7.7 रिक्टर पैमाने का। इंडोनेशिया के इस पोर्ट को देखिए। भूकंप के वक्त यहां क्या हालात थे।
समंदर पर बना पुल लहरों पर कैसे हिल रहा है। लोग जमीन पर गिर गए। करीब करीब 50 लोग होंगे यहाँ। पीछे की इमारत ऐसे हिल रही है कि छज्जे का छज्जा टूट टूट कर नीचे जमीन पर गिर रहा है, तबाही मचा रहा है। हर कोई भागकर जान बचाने के लिए सामने खड़ी क्रूज पर चढ़ जाना चाहता है, लेकिन देखिए चढ़ने का पूरा सिस्टम वाला स्ट्रक्चर ही टूट गया है, समंदर में समा गया है। कुछ लोग भूकंप की वजह से पानी में गिर गए हैं। जान बचाने के लिए अब गुहार लगा रहे हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक भूकंप स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 6 बजे आया। इसका केंद्र एंडे शहर से करीब 68 किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे था। इसके करीब 17 घंटे बाद रात को 6.0 तीव्रता का तीसरा झटका महसूस किया गया। इससे पहले शाम को 6.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप भी आया था। अब तक 47 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के बाद नागेकेओ इलाके में समुद्र का पानी अचानक पीछे हट गया। इसे सुनामी के संकेत मानकर लोग घबराकर ऊंची जगहों की ओर भागने लगे। शुरुआत में कई तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई, लेकिन इसे कुछ ही घंटे के बाद हटा लिया गया। फिलहाल लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने को कहा गया है। इंडोनेशिया में भूकंप का असर माउंट एबू ज्वालामुखी पे भी साफ साफ देखने को मिला। ज्वालामुखी से राख और गैस का इरप्शन होने लगा। राख और गैस का ये गुबार आसमान में 5 किलोमीटर ऊपर तक साफ जाता दिखा। इंडोनेशिया में अभी भी आफ्टर शॉक आ रहे हैं, तो वहां से 18,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में अभी भी मलबे के नीचे से लाशें निकल रही हैं। मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोलंबिया के भूकंप में अब तक 295 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 3,935 लोग घायल हैं और 320 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यानी मरने वालों की संख्या भी और बढ़ सकती है, क्योंकि कई जगहों पर राहत और बचाव का काम जारी है और मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। कोलंबिया में 10 अगस्त की सुबह करीब 7:30 बजे धरती जोरदार तरीके से हिली थी। भूकंप की तीव्रता 7.4 नापी गई थी। भूकंप का एपिसेंटर राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर दूर सैन होसे डेल पाल्मार चोको इलाके के पास था। भूकंप से करीब 100 से 110 किलोमीटर की गहराई से आया था। जलजला इतना तेज था कि वेस्ट कोलंबिया के कई इलाकों में इमारतें हिलने लगी। कई जगहों पर मकान और दूसरी इमारतें देखते ही देखते ढह गई। काली और पेरेरा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पेरेरा में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इमारतें गिरने से कई लोग मलबे में दब गए। इसके अलावा मानिजालेस, केवदो और बुएवांतेरा समेत पश्चिमी कोलंबिया के कई इलाकों में भी भारी तबाही मची है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप से करीब 1,15,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 15 राज्यों में 448 शहरों और नगर पालिकाओं को नुकसान की जानकारी सामने आई है। करीब 14,500 घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि 81,500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 66 इमारतें बुरी तरह गिर गईं।
कोलंबिया में आए भूकंप के एक हफ्ते बाद भी हर तरफ तबाही का मंजर है। जगह जगह बिल्डिंग के मलबे नजर आ रहे हैं। भूकंप के बाद सबसे बड़ी चुनौती मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना है। रेस्क्यू टीमें अभी भी दिन रात काम में जुटी हैं। भारी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड से मलबे के नीचे दबे लोगों को खोजा जा रहा है। रेस्क्यू टीम के सदस्य हाथ से भी मलबा हटाकर देख रहे हैं कि कहीं कोई दबा तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मलबे में जिंदा लोगों के मिलने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। फिर भी रेस्क्यू टीम ने तलाशी पूरी तरह से बंद नहीं की है। सबसे बड़ी परेशानी आफ्टर शॉक की है। कोलंबिया में मेन भूकंप के बाद अब तक कई आफ्टर शॉक आ चुके हैं। 7.4 तीव्रता वाले जलजले से जो इमारतें कमजोर हुई हैं, उनके गिरने का खतरा बना हुआ है। टीएमसी के दिग्गज नेता, 5 बार के विधायक और बंगाल के पूर्व डेप्यूटी स्पीकर आशीष बनर्जी का शव आज टीएमसी के दफ्तर में लटका मिला। मौत के बाद उनका जो सुसाइड नोट सामने आया है, उसने इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आशीष बनर्जी को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था? क्या पूर्व डेप्यूटी स्पीकर को कोई डरा रहा था? और क्या आशीष बनर्जी ने आत्महत्या की या उनकी मौत के पीछे कोई और राज छिपा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने सुसाइड क्यों कर लिया? क्या आशीष बनर्जी को भ्रष्टाचार में फंसाकर बदनाम किया जा रहा था? क्या टीएमसी के भ्रष्टाचारी लोग आशीष बनर्जी को धमका रहे थे? जो टीएमसी का भ्रष्टाचारी लोग है, वो लोग डरा सकता है उनको, जो हम लोग आपका नाम भी ले लूंगा, ये करूंगा, ये डरा सकता है। और आशीष बनर्जी की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? वैसे तो इन सभी सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है, लेकिन इनमें से कुछ सवालों का जवाब खुद आशीष बनर्जी ने दे दिया है। आशीष बनर्जी की मौत के बाद यह सुसाइड नोट सामने आया। इस सुसाइड नोट में एक नहीं बल्कि बार बार भ्रष्टाचार की बात लिखी गई। आशीष बनर्जी ने इस सुसाइड नोट के जरिए अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने के साथ ही उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश का भी दावा किया। आशीष ने लिखा कि वो कभी भी किसी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी काम के बदले एक पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने पार्टी के भीतर गलत बातों को न स्वीकार किया, न उसके खिलाफ आवाज उठा पाए। आशीष का दावा है कि टीआरडीए में उन्हें बदनाम करने की कोशिश में कई काम किए गए। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग थे जिसकी नजरों में आशीष बनर्जी खटक रहे थे, और आशीष बनर्जी पर भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे कौन से आरोप लगे जिन्होंने उनको इतना परेशान कर दिया। आशीष बनर्जी पर टीआरडीए में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन पर काम के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया गया। हालांकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई केस दर्ज नहीं था और न ही आशीष को कोई कानूनी नोटिस भेजा गया था। लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े इन आरोपों ने आशीष बनर्जी को परेशान कर दिया। उनके सुसाइड नोट में भी उन्होंने कई बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी और यह भी बताया कि टीआरडीए के टेंडर, प्लान पास करने और एनओसी जारी करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने खुद को इस फैसले से अलग बताया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आशीष बनर्जी अपनी मौत से एक दिन पहले तक एकदम सामान्य थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने अपने घर के पास तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। परिवार के मुताबिक भी उस वक्त सब कुछ सामान्य था। रात तक उनकी परिवार से बातचीत भी हुई, लेकिन आज उनके घर के पास मौजूद टीएमसी दफ्तर में फांसी के फंदे पर लटकती उनकी लाश मिली। घर के पास मौजूद टीएमसी दफ्तर में आशीष बनर्जी का शव मिला। उनके परिवार को किसी साजिश का शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब अपनी जांच शुरू की
तो उन्हें घटना स्थल से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की जांच का फोकस अब यही है कि क्या किसी ने उन्हें डराया या धमकाया था और क्या मौत से पहले उनके ऊपर किसी तरह का दबाव था। आशीष बनर्जी अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से कितना परेशान थे, इसका जिक्र कभी टीएमसी में अपने साथी रहे ऋतुव्रत बनर्जी से भी किया था। ऋतुव्रत ने आशीष बनर्जी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वो बेहद ईमानदार और सीधे राजनेता थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आशीष पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। For the last few months, whenever we have interacted with Professor Ashish Banerjee, may it be in assembly, may it be in our meetings, Ashish was very disturbed because what was happening in Bengal, Ashish happened to be a very honest politician. As a teacher, he was very popular. He was a teacher in Rampurhat College. Everybody respected him. But the incidents that took place after 4th of May, this entire situation, all these corruptions coming up at large, and now it is very clear that this reign of organized loot and legalized plunder, a few persons or a racket, the mafia syndicate, they have been benefited by this organized loot and legalized plunder, but people like Ashish Banerjee, innumerable people like others who have not done anything are also facing the heat of this situation. It's a huge mental pressure on everybody. बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आशीष बनर्जी की मौत की खबर मिलने के बाद उनके परिजनों से बात की। इस दौरान उन्होंने आशीष बनर्जी की मौत पर दुख जताने के साथ ही परिवार को ये भरोसा दिया कि सरकार इस बात की निष्पक्ष जांच करवाएगी